तो इलेक्ट्रिकल फूड का यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आगामी एनएचपीसी एग्ज़ाम या फिर यूपीपीसीएल के होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिकल फूड की टीम आपके लिए लाई है एक बहुत ही अच्छी बुक और उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, एसीई पब्लिकेशन बुक के बारे में आप सभी लोग पहले से ही परिचित होंगे। एसीई पब्लिकेशन के बुक बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन को समावेश किए हुए हैं। तो दोस्तों, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एसीई पब्लिकेशन के ये आप जो बुक सामने प्रिंट पे देख रहे हैं पेज पे, इसके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज शुरू करते हैं इस एसीई पब्लिकेशन बुक के पार्ट 1 का वीडियो। और दोस्तों, हम आज से ही शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फूड के एससीआर सीज़न को। जी हाँ दोस्तों, ये एससीआर कोई शॉर्ट सर्किट रेशियो या फिर सिलिकॉन काउंटर रेक्टिफायर नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल फूड का एक सीज़न है, शॉर्ट सर्किट रेसिपी। दोस्तों, ये सीज़न में हम डिस्कस करेंगे पर वीडियो से पहले एक छोटा सा नोट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक फार्मूले और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरी आपको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं एससीआर के सीज़न को। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ऊपर एस किलो वाट और एम्पियर आवर बैटरी में एक रिलेशन दिया गया है। ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किलो वाट इज इक्वल टू एन इंटू एम्पियर आवर इंटू 2.25 इंटू 0.225 इंटू 0.8। सेकंड पोजीशन पे आएंगे तो यूरेका का इन्होंने कंपोजिशन पूछा है। कंपोजिशन जो होता है 55% कॉपर और 45% निकल के मटेरियल से मिलकर बना होता है। यूरेका को जनरली हम लोग टंगस्टन के रूप में भी जानते हैं। टंगस्टन का एक दूसरा नाम भी यूरेका होता है। दोस्तों, आईई रूल 74 के बारे में यहाँ बताया गया है। आईई रूल का मैं पूरा एक आपको वीडियो बना के बताऊँगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट आईई रूल को डिस्कस करेंगे जो 1910 में खोज हुआ था और ये अभी प्रेजेंट टाइम में 2003 का आईईआर रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईई रूल 74 आई रूल क्या करता है कि मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ओवरहेड लाइंस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ शुड नॉट लेस देन 350 केजी, यानी कि जो ओवरहेड लाइन है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 350 केजी से कम नहीं होना चाहिए। आगे टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है टिपिकल पोटेंशियल ऑफ एलईडी इलेक्ट्रोड। लीड इलेक्ट्रोड का टिपिकल पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है पीबी के, यानी कि पीबी के केस में -0.1225 वोल्ट, एफई यानी आयरन के केस में -0.44 वोल्ट और जी गैलियम के केस में पॉजिटिव होता है 0.12। दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं पॉजिटिव प्लेट। जब बैटरी के लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट जो होता है वह फुली चार्ज की कंडीशन में जो उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है डार्क ब्राउन होता है और वही जो नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो फुली चार्ज की कंडीशन में ग्रे होता है। वही अगर हम फुली डिस्चार्ज के केस में देखें तो दोनों हमारे जो टर्मिनल होते हैं वो पूरी तरीके से वाइट होते हैं। दोस्तों, वेल्डिंग में जब हम आते हैं तो दो तरीके की वेल्डिंग होती है, फ्यूज़न और नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग को ही हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं और फ्यूजन या फिर नॉन फ्यूजन फ्यूजन वेल्डिंग को एक तरीके से हम लोग नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग को ही हम इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में प्रेशर का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों, यहाँ पे हम नीचे लास्ट टॉपिक पे लाए हैं अलजेब्रिक बुलियन अलजेब्रा के कुछ फार्मूले। ए डॉट ए इक्वल टू 1 प्लस ए इक्वल टू 1 और ए इंटू ए बार इक्वल टू 0 और ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। दोस्तों, यहाँ आप शॉर्ट नोट में देख रहे हैं डैम्पर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर नॉट कैरी एनी करेंट। दोस्तों, जो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग होता है उसे हम स्क्वायरल केज वाइंडिंग के रूप में भी जानते हैं। ये जनरली स्लॉट पोल शू के अंदर में ही स्थित होते हैं। जनरली इनका यूज हम हंटिंग को रोकने में या फिर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटीज़ को बढ़ाने में करते हैं। दोस्तों, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से हम लोग एक चीज़ और बता सकते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो ट्रांसमिशन लाइन को होती है उसे बढ़ाने के लिए हम सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो आज के एससीआर में हम लोग ने देखा निम्न टॉपिकों को। आइए शुरू करते हैं एसी पब्लिकेशन के पार्ट 1 के वीडियो में। दोस्तों, एसी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक का पहला चैप्टर जो है वह इलेक्ट्रिकल सर्किट पर रिलेटेड है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन जो लेके आए हैं आप लोगों के सामने, ये सर्किट आप देख रहे हैं उसका टाइम कांस्टेंट इन्होंने पूछा है।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब हमें मोर देन वन रजिस्टर और या फिर कैपेसिटर लगा हो, तो उसमें जब हम टाइम कांस्टेंट सर्किट निकालते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए होता है। और थियोनिन के रेजिस्टेंस थियोनिन इक्विवेलेंट के केस में जाते हैं, जो थ्योरम होता है उसमें जब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम सर्किट के वोल्टेज सोर्स को साथ शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हम वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R/3। इसके बाद हम टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का देखेंगे तो वो R/C होता है। तो टाउ इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C, तो यहाँ पे 2RC/3 हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। तो दोस्तों एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जब एक कैपेसिटर को आइडियली चार्ज करता है तो वह इंस्टेंटेनियसली चार्ज करता है। अगला प्रश्न है ए करंट इनपुट 5 रिलेटिविटी इज फोर्स थ्रू अ कैपेसिटर C, द वोल्टेज VC टाइम के रिप्रेजेंटेशन में अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, HMWS 12 में ये पूछा गया था। इसका सलूशन हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों जो कैपेसिटर का फार्मूला होता है, वोल्टेज के क्रॉस जो कैपेसिटर होता है या फिर कैपेसिटर का फार्मूला C=Q/V होता है। जब हम कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो IC/T/C यानी Q का हम लोग जब फार्मूला रखेंगे तो Q=IT होता है। दोस्तों जो चार्ज होता है वो समेशन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से T के रेस्पेक्ट में, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पे 1/C इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से T के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हम लोग ICT/dt। तो यहाँ पे हमारा जो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें IC करंट के वैल्यू दिया है और फाइनल हमारा 1/C इंटू 5T आंसर आएगा। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो गया हमारा C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका रटाया आंसर होना चाहिए ऑप्शन C इसका सही है, 0.00393 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वी हैव 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ohm 2 ohm 3 ohm। इफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल। दोस्तों इस क्वेश्चन में दरअसल उन्होंने पूछने का प्रयास किया है कि अगर 3 डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स लेते हैं तो उन्हें हम कितने तरीक़ों से जोड़ करके डिफरेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पॉसिबिलिटीज़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उन सब जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है हमने बना दिया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुल 8 हमने इसमें शेप पाया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप इसको देख लीजिए, इसके अलावा कोई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D 8। अगला क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन द डिपेंडेंट सोर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें एक सर्किट बनाई हुई है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। एक्चुअली ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसे हम वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स कहेंगे। तो जनरली इसमें उन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो डिपेंडेंट सोर्स है वो एब्जॉर्ब या फिर डिलीवर कितने पावर को करेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर नोडल एनालिसिस को अप्लाई किया है और एक वोल्टेज भी सेंटर पॉइंट पे मान करके मैंने करंट को डिवाइड कर दिया है और इस तरीके से नोडल एनालिसिस अप्लाई करके आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। और फाइनली जो हमारा सोर्स बनेगा वो एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स बनेगा, उसके क्रॉस हमने वोल्टेज निकाल लिया है और जनरल सिंपली उसका हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे पावर गेन करने के लिए 12 × 4 करेंगे तो 48 वाट आएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव में दिखा रहा है, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो कर रही है, इसलिए जनरली पावर को डिलीवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B इज चेंज टू 5 ohm, देन द कंपनसेटिंग वोल्टेज। जनरली कंपनसेटिंग वोल्टेज हम कहते हैं और डिफरेंस होने के बाद वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन आएगा। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम, एक सिंपल सर्किट है, इसमें हम लोग करंट का वैल्यू निकाल देंगे, रेजिस्टेंस को ऐड करके उसके वोल्टेज डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर हमारा करंट का वैल्यू आया है। जब इन्होंने बताया है कि रेजिस्टेंस को ये 3 ओम के रेजिस्टेंस को 5 ओम के रेजिस्टेंस से चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में जो डेविएशन आ रहा है वो हमारा 2 ओम का आ रहा है। ये 2 ओम का आ रहा है। कंपनसेटिंग वोल्टेज जैसे मैंने बताया कि ये वोल्टेज डिफरेंस होता है, तो हमारा आंसर इसका सही से आ जाएगा 4 वोल्ट। द करेंट इन द सर्किट इज, ये एक सर्किट बनाया है, ये भी एक डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड सर्किट है। इसमें जो डिपेंडेंट सोर्स है वह करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है।
तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा सर्किट से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें सिंपली हम किरचॉफ का रूल अप्लाई कर करके हम करंट की वैल्यू गेन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रजिस्टिविटी। वॉल्यूम रजिस्टिविटी या सरफेस रजिस्टिविटी या एरिया रजिस्टिविटी का क्वेश्चन हमको कई बार पूछा है एग्जाम में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रो इक्वल टू RE/L। तो ये हमारा रजिस्टिविटी का फार्मूला है। इसका जो यूनिट आता है वो हमारा ओम मीटर आता है। जब हम वॉल्यूम रजिस्टिविटी को देखते हैं इसका यूनिट निकालने के लिए, तो हमें वॉल्यूम नया टॉपिक नया वर्ड मिलता है। वॉल्यूम का जनरली यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो हमें मीटर क्यूब को रजिस्टिविटी के यूनिट में ऐड करना होगा। तो रजिस्टिविटी का सिंपल जो यूनिट होता है वह ओम मीटर होता है। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों साइड मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी तो हमारा ऊपर मीटर क्यूब बन जाएगा और नीचे जो बेस में होगा वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से ओम वॉल्यूम बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जनरली जो फाइनल हमारा जो यूनिट बन के आएगा वो ओम मीटर क्यूब बाई एम स्क्वायर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ओम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो उन्होंने पूछा है तो विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट उन्होंने पूछा है। तो मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट जानने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट जानते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, जनरली हम लोग बोलते हैं। और कूलाम को हम लोग जो निकालते हैं तो एम्पियर सेकेंड में भी करते हैं उसको हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक चार्ज का फार्मूला लेंथ के रिस्पेक्ट में करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एम्पियर मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें, और इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा एनालॉजी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक केस में सही डिस्क्राइब किया गया है। तो कंडक्टिविटी, परमिलिटी, इन सब चीज़ों को समझने से पहले आइए दिखा देते हैं आपको पूरा डिटेल। जैसे मैंने एक चार्ट बना रखा है, चार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक की चीज़ों को सेपरेटली डिस्कस किया है। जैसे रजिस्टेंस को हम लोग आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए है। उसी तरह मैग्नेटिक में होता है एस इक्वल टू 1/μ एल बाई ए। तो यहाँ पे जैसे रजिस्टेंस है तो उसमें एस इक्वल टू रिलक्टेंस होता है। और सेकेंड फार्मूला हम देख रहे हैं रजिस्टेंस का, आर इक्वल टू V/I, यानी वोल्टेज और करंट का अनुपात यहाँ पे है, रेशियो है। तो यहाँ पे जो होता है रिलक्टेंस का वो N∅/I होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब तो रजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। वही हम रजिस्टिविटी के प्लेस पे अब देख रहे हैं कि 1/μ है। तो 1/μ जो होता है उसे रिलेक्टिविटी कहते हैं। और रिलेक्टिविटी का जस्ट जब हम अपोजिट करते हैं तो वो परमिबिलिटी होता है। और परमिबिलिटी को हम जब इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, मैग्नेटिक में परमिबिलिटी होगा और इलेक्ट्रिकल में जब देखेंगे तो वो कंडक्टिविटी होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में कंडक्टिविटी परमिटिविटी दिया है। जी नहीं, ये सही नहीं है। फील्ड डेंसिटी को उन्होंने फील्ड इंटेंसिटी एच से करके दिया है रिलेशन, ये भी गलत है। करंट को उन्होंने चार्ज से दिया है, ये भी गलत, सही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है कनेक्टिविटी को परमिबिलिटी से किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट में हम लोगों ने भी यहाँ डिस्कस किया है कि कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक के जो तुल्यांक में होगा वो परमिबिलिटी का होगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इफ द इलेक्ट्रिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर मटेरियल इज वाई देन इज। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सस्टेनेबिलिटी से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं रिलेटिव परमिबिलिटी इज y+1। तो ऑप्शन सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे रिलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर ए ओवर तो ओपन सरफेस इनक्लोज्ड बाई अ गिवन इनक्लोज्ड। दोस्तों ये स्टोक थ्योरम का सीधे उन्होंने डेफिनेशन दे के रखा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टोक थ्योरम। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर सी इन द टर्म ऑफ इट्स पावर फैक्टर एंड ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाई। इस जो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पावर फैक्टर बाई 2πfc के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इन अ प्योर रजिस्टिव सर्किट द एवरेज पावर इज, मतलब एवरेज पावर और पीक पावर में इन्होंने रिलेशन पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम फार्मूला, एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है वो आरएमएस और
वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जब आरएमएस को हम लोग मैक्सिमम में चेंज करेंगे तो VM/√T और IM/√2 में आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरेज पावर जो होगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर के सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आप बी देख रहे हैं 1/2 ऑफ, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया इन सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के टॉपिक में जो चैप्टर उसका था ACE का, उसमें कुछ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आप देखिए और इन क्वेश्चनों को समझिए। आगे हम फिर लेके आएंगे इसके सेकेंड पार्ट को और उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल के बेसिक कुछ क्वेश्चंस और सर्किट के रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।